जय हिंद दोस्तों, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की पूजा अर्चना, उनके आशीर्वाद के साथ ही हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस का ये सेशन रिज्यूम करते हैं। आज के पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन में मैं तुम्हारे साथ अभी रिसेंटली एपीएससी ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इस पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन में हम लोग हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साथ में जनरल साइंस या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एपीएससी ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे थे, बट ये टॉपिक्स, ये सिलेबस का पार्ट आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज या एपीएससी सिविल सर्विसेज या बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज के सिलेबस के साथ मैच होता है। सो दैट्स वाई आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो एसिड रेन से रिलेटेड है। आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस में या जनरल साइंस के सिलेबस में। सिलेबस या सब्जेक्ट कोई भी हो, सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ये जरूर आता है हर एग्जामिनेशन में। और एक अच्छी बात मुझे जो मिली, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर मुझे शेयर किया कि उसने अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे एक्स वाई जेड ये मार्किंग उसने कर रखे हैं। ये एक्स वाई जेड मार्किंग जो मैंने तुम्हें सिखाया था क्वेश्चन पेपर में करने को, कि जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो आप सारे 1 to 100 क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, या सीसेट के 1 to 80 क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार पढ़िए और उसको एक्स वाई जेड मार्किंग कर लो कि एक्स नंबर वाले क्वेश्चंस मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा या पहले अटेम्प्ट करूंगी, वाई वाले सेकंड और जेड वाले सबसे लास्ट में। और जिस स्टूडेंट ने ये दिया है ना, दैट स्टूडेंट कैन से कि इसका क्या एडवांटेज एग्जामिनेशन में मिलता है। आपके नेगेटिव होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्वेश्चन छूटते नहीं हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन से आने के बाद कई बार स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर लास्ट के क्वेश्चंस तो हमें आते थे बट हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए या अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ऐसा आप मार्किंग करेंगे एक्स वाई जेड या 1 2 3 अपने लिए, एज पर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे क्वेश्चंस और नेगेटिव भी कम होगा। ओके, सो ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिख रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी भी जब क्लास टेस्ट हो रहे हैं तो कोई स्टूडेंट का आता है कि सर हमने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट। गाइज ये गलती ना बंद करो करना, अब काफी टाइम हो चुका है, ये गलतियां बंद करो करना। ध्यान से देखो कि आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना है। इंस्ट्रक्शंस केयरफुल्ली पढ़ना है, पूरा दिमाग अपना एग्जामिनेशन हॉल में रखना है, पड़ोसी के पास उधार देकर नहीं जाना है अपने दिमाग को, अपने कॉमन सेंस को। पहला स्टेटमेंट क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन की बात हो रही है ना। मतलब जो रेन होगा उस रेन में एसिड नहीं बहेगा, बट रेन वाटर या वाटर में एसिडिटी ज्यादा होगी। मतलब उसका पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होगा। कितना कम होगा, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर। तो ये तो स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ गया कि हाँ ये सही है। जो यूजुअली एसिडिक हो नेचर में उसी को हम एसिड रेन बुलाते हैं, तो 1 इज करेक्ट। द टिपिकल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज 4.0। अब ये सही है या नहीं है, इसके लिए आपको एसिड रेन की पीएच वैल्यू का रेंज मालूम होना चाहिए, अभी डिस्कस करेंगे। एसिड रेन कंटेन्स मेनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यस, एसिड रेन में बाकी भी और एसिड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड भी होता है, बट मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं एसिड रेन के, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी हम बचपन से कई बार हमने स्कूल्स में किताबों में पढ़ा है। फोर्थ, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जब सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, दे कंबाइन विथ मॉइस्चर, दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड देन कम्स एट सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। ये तो एसिड रेन को ही डिफाइन करके लिखा है, सो फोर्थ भी सही है। 1 2 1 3 एंड 4 तो आपको पढ़कर ही सही मालूम हो चुका है। तो अब अगर ऑप्शंस को देखोगे ना, तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से ज्यादा सुटेबल कौन सा है? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। इवन आपको ये मालूम भी नहीं था, फिर भी आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे एक्स वाई जेड मार्किंग करनी है। ये देखो एक्स वाई जेड मार्किंग, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में। आओ अब थोड़ा एसिड रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम अच्छे से। एसिड रेन, एसिड रेन का यूजुअली जो पीएच वैल्यू होता है, ये पीएच वैल्यू अराउंड 4.0 होता है। कहीं आपको 4.2 भी लिखा मिलेगा पीएच वैल्यू, कहीं 4.1 भी लिखेगा, बट अराउंड 4.0 उसके पास ही है। जो कि नॉर्मल रेन की पीएच वैल्यू से, नॉर्मल रेन जो नॉर्मल बारिश हो रही है
उसका पीएच वैल्यू होता है 5.6, उससे कम है। ध्यान दो यहां पर, नॉर्मल रेन की मैं बात कर रहा हूं, बारिश की बात कर रहा हूं, उसमें भी एसिडिटी होती है, क्योंकि जब पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे उसे, और जब 7 से ज्यादा है तो बेसिक बोलेंगे। तो नॉर्मल रेन की भी पीएच वैल्यू 7 से कम है, 5.6 है, पर ये उतना हार्मफुल नहीं है। और क्यों 7 से कम है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां, कि ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है बट उतना हार्मफुल नहीं होता है। और ये स्लाइटली एसिडिक क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो कि कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में नीचे गिरता है। इस कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से स्लाइटली एसिडिक नेचर है हमारे एसिड रेन का। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस में जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहां पे एसिड रेन का ये पार्ट आता है। तो चलिए, हमें एसिड रेन का पीएच वैल्यू मालूम पड़ गया जो 4.0 के अराउंड है। कभी कभी इससे कम भी हो सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में 2.0 के अराउंड जा चुका है, एक्सट्रीम एसिड रेन के सिचुएशन में जा चुका है यहां तक, इसके अराउंड। बट नॉर्मली 4.0 के रेंज में होगा, जो कि नॉर्मल रेन के कम है। क्यों होता है, तो भाई एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दो बेसिक रीजन हैं। आप अगर फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हो, नाइट्रोजन किसी वजह से ऑक्सीडाइज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, कोयला बर्न कर रहे हो, किसी भी टाइप का फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हो, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में हैं, वो मिलेंगे वहां ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, और किस फॉर्म में गिरेंगे, एसिड रेन के फॉर्म में, H2SO4 और HNO3 के फॉर्म में। दिस मच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट एसिड रेन। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा एसिड रेन को, अभी एक क्वेश्चन में, एक एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसके आने के चांसेस दूसरे एग्जामिनेशन में भी होते हैं, क्योंकि एसिड रेन इज अ कंसर्न। अब सिर्फ ताजमहल के लिए कंसर्न नहीं रहा, कभी सिर्फ ताजमहल के आप रीजन के आसपास का कंसर्न था, अब पूरे अर्थ का कंसर्न बन चुका है एसिड रेन, क्योंकि हम इतना ज्यादा सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में। सेकेंड क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द मोस्ट पॉपुलर मास मूवमेंट। गांधी जी यूपीएससी के, एपीएससी के या बाकी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस के हमेशा फेवरेट रहे हैं। फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड, और पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सीडीएम बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है भाई? दांडी मार्च, दांडी मार्च जो स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है बताओ? क्लास में तुमने पढ़ा है, साबरमती आश्रम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहाँ है साबरमती आश्रम? अहमदाबाद, अहमदाबाद है ना, दयाबेन का अहमदाबाद, गुजरात। कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च। कौन से साल? 1930। सारे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ ईयर इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। और फिर कुछ दूर चलकर कहाँ मिलता है? दांडी कोस्ट, कोस्टल रीजन में ही नमक बनेगा ना, अहमदाबाद में तो नमक नहीं बनेगा। नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, एक मेरा कॉलेज का दोस्त था नवसारी से, गुजरात। कब? 6 अप्रैल 1930। इसी को बोलते हैं दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च। और यही गांधी जी कोस्ट से ऐसे नमक उठाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से नमक कानून भंग हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत खुद से पानी गर्म करके नमक बनाया था, इसके हमें प्रूफ नहीं मिले हैं, बट गांधी जी की एक पिक्चर है जहां वो नमक उठा रहे हैं ऐसे हाथों से। सो दैट्स व्हाई गांधी टुक सॉल्ट इन हिज हैंड एंड डिक्लेयर्ड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कुछ 78 अनुयायियों के साथ 78 गांधीयन पीपल के साथ ये स्टार्ट किया था उन्होंने, जो साबरमती आश्रम से ही सिलेक्ट किए गए थे। अगला क्वेश्चन इन्हीं में से एक है कि आसाम से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में। और फिर हम लोग दांडी मार्च से रिलेटेड या सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो क्लासेस में पढ़नी है हमें, कि दांडी मार्च किस पर्पस के साथ स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बीच में उस मूवमेंट को रोक करके कहाँ गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले इरविन के साथ क्या बातें होती हैं, वो सारी चीजें क्लास में पढ़ते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ। इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड। एक्चुअली ये स्टेटमेंट थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, फिलहाल ये बिल्कुल करेक्ट है।
प्लेस्ड कहने की जगह पास्ट लिखा जाता तो ज्यादा सही होता है स्टेटमेंट, बट अभी भी सही है, गलत नहीं है। लाहौर सेशन 1929, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जब भी सेशन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की बात करेंगे, एंड द प्रेसिडेंट वाज हमारे प्यारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसके पहले का सेशन कौन सा था? तो इसके पहले का सेशन है 1929 से पहले कौन सा सेशन है? तो इससे पहले सेशन है 1928 कलकत्ता सेशन। कहाँ कौन है उसके प्रेसिडेंट? दादा नेहरू। दादा नेहरू मतलब चाचा नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। अब कलकत्ता सेशन या 1928 के सेशन में ही जब नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह ने रिजेक्ट कर दिया था, बाकी कुछ और ग्रुप्स ने, तो उस नेहरू रिपोर्ट में लिखा था डोमिनियन स्टेटस। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ में सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी में है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है बट सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी में है, वो एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। पढ़ाया है तुम लोगों को क्लास में ये क्या? प्रेशर ग्रुप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए उनको नेहरू रिपोर्ट का डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज। और ये प्रेशर ग्रुप अपना प्रेशर बनाने का काम कर रहा होता है। वैसे कलकत्ता सेशन में डिसाइड ये किया जा रहा था, गांधी जी भी इसी के फेवर में थे, कि अभी डोमिनियन स्टेटस ही बोलेंगे और 2 साल का टाइम देंगे। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और यंगर एलिमेंट्स ने बोला कि 2 साल नहीं, 1 साल का टाइम देंगे। तो 1928 से लेकर 1929 1 साल। इरविन ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया नेहरू रिपोर्ट पे। तो फिर 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? आज के बाद से हमारा गोल क्या होगा, कांग्रेस का गोल क्या होगा? पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और आने वाले 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया। लाहौर सेशन करेक्ट। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 was the first सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे कल एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये सत्याग्रह मूवमेंट तो नहीं था ना, ये गांधी जी का स्ट्रगल था, गांधी जी का एक्सपेरिमेंट था। हाँ गाइस, गांधी जी का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आप स्टेटमेंट को ना बस इस वजह से रिजेक्ट कर दोगे तो फिर सही आंसर पे नहीं पहुंचोगे। गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह को लेकर इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह। आप उसको सत्याग्रह मूवमेंट भी बिल्कुल बुला सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इफ यू रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, तो फिर आप बस स्टेटमेंट में ना वो एक्सट्रीम वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में, चूज द सुटेबल आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर विथ सुटेबल स्टेटमेंट्स। तो गांधी जी ने इंडिया में आकर सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट किया चंपारण में। सो यस यू कैन से इट फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी, चंपारण 1917। किस चीज के अगेंस्ट? तिनकठिया सिस्टम जो चलता था बिहार चंपारण के गांव में, जहां पर इंडिगो फार्मर्स जो थे वो बेचारे बाध्य थे, फोर्स्ड थे 3/20 पार्ट पर इंडिगो कल्टीवेट करने के। ये था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। इंडिगो कल्टीवेशन खत्म होता है, फार्मर से जो इलीगली कलेक्टेड रेंट होता है उसका 25% वापस होता है। सो लिमिटेड बट फर्स्ट सक्सेस फॉर गांधी इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह करेक्ट। फोर्थ, दीनदयाल उपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नहीं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज द बुक ऑफ, किन्होंने लिखा था 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? किन्होंने बुलाया था? वीडी सावरकर ने ना। तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी की लिखी हुई बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पे लगा दो 1857, हो गया। दीनदयाल उपाध्याय जी की नहीं है। सो फोर्थ इज रॉन्ग बट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। कहीं पे दिख रहा है क्या 1, 2 एंड 3? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है। बन गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दीनदयाल उपाध्याय जी ने शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य की बायोग्राफी लिखी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर एक ड्रामा ऑर्गेनाइज किया था, ड्रामा लिखा था, एक प्ले लिखा था। ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सन 1857 वाली बुक है जो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांडी मार्च को अब आसाम से कनेक्ट करके पूछा गया। क्वेश्चन यहां पर क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम आसाम ज्वाइंड द हिस्टोरिक दांडी मार्च, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आंसर तो आपका ऑप्शन ए ही है, स्वर्गीय लीलाधर बरुआ जी।
तो स्वर्गीय लीलाधर बरुआ, इनका क्या रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, आपको पढ़ना है। उसके बाद स्वर्गीय लेट तरुण राम फुकन, देशभक्त बुलाया जाता है इनको, AKA देशभक्त। इनका क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमेटी बनती है असम की, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, उसमें इनका क्या रोल है? किस तरह से जब 1926 में पांडु सेशन होता है वहां पर किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अपने छात्र जीवन में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए फुकन जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, दैट ऑल दोस थिंग्स मस्ट बी इन योर नॉलेज, सो दैट आप आसाम से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन ना पहले भी पूछा गया है, PYQ में पहले भी मैंने इनके बारे में जिक्र किया है, ताकि आप आसाम से रिलेटेड चाहे APSC का इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो या APSC का सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो या कोई और हो, आप वो क्वेश्चंस बना सके। नेक्स्ट नेम भी स्वर्गीय नवीन चंद्र बोरदोलोई जी, कर्मवीर के नाम से जिनको जाना जाता है, राइट? कर्मवीर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुलधर शेखिया जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जब आपको 4 नाम मिले हैं ना, तो इन चारों नामों से सिर्फ आंसर नहीं ढूंढना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी मालूम करना है। सो प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, अगले एग्जामिनेशन में फिर काम आएगा, क्योंकि पिछले बार किसी PYQ में काम आया था, तब भी मैंने बोला था, आज देखो क्वेश्चन फिर से पूछा भी गया है, राइट? सो स्टडी प्रॉपरली, इन सब चीजों पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is related to placebo effect or the term placebo भी बुलाते हैं इसे, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं placebo और placebo। Consider the following statements and select the correct answer using the codes below. A placebo or placebo is a form of treatment that does not have any therapeutic value. अभी हम पढ़ेंगे placebo के बारे में। एक्चुअली देखो, placebo effect मेडिकल साइंस में एक टर्म माना जाता है। जैसे कई बार माँ घर में कहती है या बड़े बुजुर्ग घर में कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, इसको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया या उसको चोट लग गया, तो उसके ऊपर अगर मान लो कहीं चोट लग गया, खेलने में उसको चोट लग गया और वो बच्चा रो रहा है, अब वहाँ पे ऑइंटमेंट की जगह आप वैसलीन भी हल्का सा रब कर दो या फिर कोई क्रीम भी हल्का सा लगा दो, बच्चे को फील होता है कि दवा मिल गया है मुझे, अब मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर आपका दिमाग जब एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो आपका बॉडी भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं प्लेसिबो और प्लेकिबो इफेक्ट। आपको एक मीठी सी गोली खिला दी जाएगी, लेकिन ये बोलकर कि ये दवा है, और धीरे धीरे आपका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ अब हम ठीक हो रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, राइट? तो इससे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, ये अब समझ में आता है, जिसमें कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है, मेडिसिनल वैल्यू होने की जरूरत नहीं है। एक मीठी गोली भी होगी, एक फेक सर्जरी भी की जाएगी, शैम सर्जरी जिसको बोलते हैं, बट लोगों को लगता है कि वाह हमारा इलाज हो गया। Placebos are used in clinical trials of drugs and medical procedures. Yes, यूज किया जाता है। A sugar pill, जिसकी मैं बात कर रहा था, मीठी चूरन की गोली, may be a placebo. Yes. एक inert injection. Yes. In Latin, placebo means shall I please or I shall please. Yes, एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश की मोस्ट ऑफ द वर्ड्स लैटिन ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। यहाँ पे प्लेसिबो का मतलब होता है I shall please, मतलब एक दिखाने की कोशिश कि आई सेल प्लीज, मुझे खुशी हो रही है आपके लिए ये काम करने में। मतलब वो मीठी सी जो गोली है, ये जो शुगर पिल है, वो क्या दिखा रहा है कि मुझे खुशी हो रही है तुम्हारे बीमारी का इलाज करने में। अदरवाइज वो मीठी गोली बीमारी का इलाज तो कर नहीं रहा है, बट उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये गोली खा ली, मेरे बीमारी का इलाज हो जाएगा। बच्चे के चोट के ऊपर एक कोई क्रीम लगा दिया गया, जो वो चेहरा पे नॉर्मली रोज लगा रहा होगा, लेकिन उसको लग गया कि हाँ अब इससे मेरा चोट ठीक हो जाएगा। That's why yes, this statement is also correct. The answer would be all statements are correct. इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए जो डिजायर्ड नेसेसरी नोट्स हैं वो भी बना दिए हैं। प्लेसिबो, प्लेसिबो मतलब which seems to be real, जो कि देखने में तो रियल लगता है, मतलब वो गोली दी गई, वो गोली देखने में तो लगेगा कि दवा है, बट एक्चुअली वो दवा नहीं है, मतलब कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है, मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। ये एक शुगर पिल हो सकता है, एक शॉट हो सकता है, एक इनर्ट इंजेक्शन हो सकता है, एक शैम सर्जरी या फेक ट्रीटमेंट, फेक सर्जरी जो अभी मैंने तुम्हें बोला था।
शैम सर्जरी या फेक सर्जरी इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट का जो दिमाग है ना वो ये एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा हाँ जब सर्जरी होगी तो मैं दर्द को बर्दाश्त कर लूंगा। अदरवाइज कई बार सर्जरी के डर से इंसान की डेथ हो जाती है, इसलिए एक फेक सर्जरी किया जाता है जहां एक्चुअली में कुछ सर्जरी किया भी नहीं गया, पेशेंट को लगता है कि अरे वाह मैं तो सर्वाइव कर गया, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि आपकी कल भी सर्जरी होगी, कल एक्चुअल सर्जरी कर दी जाएगी। प्लेसिबो। इन सब में कॉमन क्या होगा ये शुगर पिल में या इनर्ट इंजेक्शन में कि दे डू नॉट कंटेन एनी एक्टिव सब्सटेंस, कोई एक्टिव सब्सटेंस या कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है, बस दिखावा होता है। दिमाग का इलाज किया जाता है जिससे शरीर के बाकी अंग का इलाज हो सके, दैट इज प्लेसिबो। राइट, ये स्टेटमेंट देखो मैंने यहां पे लिखा है कि इफ अ पर्सन एक्सपेक्ट्स अ पिल टू डू समथिंग, अगर एक पर्सन, अब क्या होता है कि जब सर्दी है, जुकाम है या फीवर है कई बार, तो घर में आपको अदरक का एक टुकड़ा खिलाया गया कि ये अदरक का एक टुकड़ा खा लो, इससे आपके गले की खराश दूर हो जाएगी या सर्दी दूर हो जाएगी। पर कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं इससे तो हमारा नहीं होगा, पेट में गैस बन रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो माँ ने अजवाइन की गोली दे दी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं अजवाइन की गोली से नहीं, इनो पीने से ही सही होगा। तो वो दिमाग में रहता है कि नहीं इनो वो पैकेट वाला फाड़ कर पिएंगे तो 2 मिनट में हमारा गैस दूर हो जाएगा। एक्चुअली में इनो में कोई मेडिसिनल वैल्यू होगा, लेकिन वही इनो के पैकेट में अजवाइन का पाउडर दे दिया जाए ना तो भी काम करेगा, बस वो पैकेट खोलकर गिलास में घोलकर पिलाना है पेशेंट को। सो जब पर्सन को ऐसा लग रहा है तो उसको वैसे ही दवाई दी जाती है जिसमें कोई दवा होता ही नहीं है, एक्चुअली में बस छलावा होता है, पर फिर भी वो काम करता है। ठीक है, चलिए, कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है, ऑल द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ रेड फोर्ट, लाल किला इज टू शाहजहां, हाँ रेड फोर्ट या लाल किला जो है उसका कमीशनिंग, उसको बिल्ड किसने किया था? शाहजहां, मुगल एम्पायर शाहजहां ने। शाहजहां के और फेमस कंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, शाहजहां का क्या रोल था, मनसबदारी सिस्टम में शाहजहां ने क्या चेंज किया था, जमा एंड हासिल मेथड, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो अगर रेड फोर्ट शाहजहां से रिलेटेड है, देन सिंधु दुर्ग इज रिलेटेड टू व्हाट? सिंधु दुर्ग इज रिलेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी छत्रपति संभाजी महाराज पे बेस्ड जो मूवी है छावा, वो काफी न्यूज में है। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा एम्पायर, हिंदवी स्वराज या हिंद स्वराज की नींव रखी थी, उन्होंने सिंधु दुर्ग नाम का एक फोर्ट बनवाया था, एक सी फोर्ट जो अरेबियन कोस्ट रीजन में है। आदिल शाह तो वीक हो रहा था, उसका नाम हो ही नहीं सकता। बालाजी बाजीराव बाद में पेशवा बनकर आते हैं, और कृष्णदेव राय, ये सिंधु दुर्ग फोर्ट के लिए नहीं, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं, वो टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस के लिए बेसिकली जाने जाते हैं, या हम्पी में बाकी कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो हमारा सुटेबल आंसर वैसे भी छत्रपति शिवाजी महाराज हो रहा था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी। सिंधु दुर्ग अरेबियन सी वाले रीजन में है, सिंधु दुर्ग, जिसका मतलब होता है कि सिंधु रिवर पे बना हुआ दुर्ग। सिंधु रिवर कौन सी रिवर? इंडस। एक्चुअली में इंडस रिवर यहां से फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ऐसे इंडस रिवर जाके अरेबियन सी में मिलती है ना, तो जब अरेबियन सी में मिलती है, और यहीं अरेबियन सी के पास ये फोर्ट है, अरेबियन सी में ये फोर्ट है, अरेबियन सी कोस्ट में, इसलिए इस फोर्ट का नाम पड़ा सिंधु दुर्ग। इस जगह का भी नाम है सिंधु दुर्ग। सिंधु रीजन पे, सिंधु रिवर पे बना हुआ दुर्ग, सिंधु दुर्ग फोर्ट, जिसको बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है मिड 17th सेंचुरी 1664 में, 3 साल में कंप्लीट होता है 67 में। छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो फोर्ट बनवा रहे हैं, क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव था? टू काउंट द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, मतलब जो यूरोपियन फोर्सेस तभी प्रेजेंट थी, ये फोर्सेस प्रेजेंट थी, इनके राइजिंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक विजनरी लीडर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इंडिया के नेवल फोर्सेस के, जिनको इंडिया के नेवल फोर्सेस का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है, कि मॉडर्न वे में नेवल फोर्सेस को किस तरह से फाउंड किया जाए ताकि यूरोपियन को चैलेंज किया जा सके। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विजनरी आइडिया में प्रेजेंट था, और इसलिए उन्होंने यहां कोंकण कोस्ट पे कौन सा फोर्ट बनाया? सिंधु दुर्ग फोर्ट। ऐसे और भी फोर्ट बनेंगे, पर यह सबसे पॉपुलर फोर्ट था कोंकण रीजन में। आइलैंड का नाम भी याद रखना है, खुर्ते आइलैंड। साथ ही साथ एक और थ्रेट था, वो थ्रेट था राइज ऑफ सिद्धीज, जिनको हबसीज भी बुलाते हैं, जो जंजीरा, यहीं पर इसी पार्ट में पड़ेगा, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट वाले पार्ट में। जो जंजीरा वेस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है, जंजीरा आइलैंड या जंजीरा रीजन, वहां पे ये सिद्धीज या फिर हबसीज जो बाहर से आकर यहां सेटल हो गए थे, इनके भी इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना।
सो सिद्धीज और हबसीज उनके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, साथ ही साथ इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए सिंधु दुर्ग फोर्ट बनाया गया था। इसमें पुर्तगीज इंजीनियर की भी हेल्प ली गई है, क्योंकि जो पुर्तगीज हैं ये उस रीजन में, वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में स्ट्रांग थे ना, गोवा इनके कैप्चर में था, मुंबई में भी ये प्रेजेंट थे। मुंबई तो पुर्तगीज किंग ने ही तो दिया था गिफ्ट में एक ब्रिटिश प्रिंस को डॉरी के रूप में। सो पुर्तगीज इंजीनियर का भी हेल्प लिया गया है, बट पुर्तगीज इंजीनियर का हेल्प लिया गया है, काउंटर करना था इंग्लिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस को। वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में अराउंड 1 करोड़ हॉर्न्स यूज हुए थे। हॉर्न्स क्या नाम है? हॉर्न्स। हॉर्न का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? गोल्ड क्वाइन विच वॉज इश्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ये याद रखना, इंडियन एक्सप्रेस में प्रॉपरली इसके ऊपर आर्टिकल दिया हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ कि यहीं सिंधु दुर्ग फोर्ट के पास और भी कई फोर्ट्स बनाए गए और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू इंस्टॉल की गई थी, बट पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से या बाकी कुछ रीजन्स की वजह से वो स्टैचू पिछले साल कोलैप्स करती है। तब फिर से एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि आज से कई 100 साल पहले, देखो 17th सेंचुरी में बन रहा है, हम यहाँ 21st सेंचुरी में है, तो आज से कई 100 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो फोर्ट बनाया था वो आज भी उसी तरह खड़ा है, अडिग। कहा जाता है कि सिंधु दुर्ग फोर्ट को हराने की हिम्मत ना ब्रिटिश में थी, ना पुर्तगीज में, ना डच में, किसी में नहीं, अभेद किला था। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो एक स्टैचू बनाया गया वो गिर गया। कहीं ना कहीं करप्शन भी उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पहले और बेहतर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आपको सिंधु दुर्ग फोर्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशंस में, जनरल साइंस या कंप्यूटर साइंस बोल सकते हो आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इन इंटरनेट पार्लांस, इंटरनेट के टर्म्स में कुकीज आर जेपीजी इमेज। नहीं, कुकीज एक तो जेपीजी इमेज नहीं होते हैं, ये कुकीज टर्म हम कई बार सुनते हैं। कुकीज हम घर में खाते हैं या मार्केट से खरीदते हैं, क्या करने के लिए? खाने के लिए। तो कुकीज खाने के लिए यूज हो रहा है। क्या है ये कुकीज? देखो, ये जेपीजी इमेज नहीं होता है, बिल्कुल इमेज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ना। फर्स्ट इज रॉन्ग। इंटरनेट पार्लांस, कुकीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट। यस, स्मॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट। जैसे एक हो गया बड़ा सा बिस्किट और हो गया छोटे छोटे कुकीज, स्मॉल होते हैं शेप में। ठीक उसी तरह स्मॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट होते हैं जिनका मेन पर्पस क्या होता है? सेंट टू वंस ब्राउजर बाय द वेबसाइट वन इज विजिटिंग। एक पर्सन या एक यूजर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी को याद रखेगा उसी को बोला जाता है कुकीज। करेक्ट। कुकीज मेक वंस रिविजिट टू द वेबसाइट इजियर एंड ऑल्सो इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि यूजर की एक्टिविटी को याद रखा गया है। तो जब आपकी एक्टिविटी को याद रखा गया है तो फिर जब आप अगली बार वेबसाइट विजिट करिएगा तो ज्यादा इजी होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। हालांकि उसी बहाने आपका इंफॉर्मेशन भी स्टोर किया जा रहा है, पर वो हार्मफुल नहीं होता है। कुकीज आर नॉन मैलिशियस इन कैरेक्टर। यस, नॉन मैलिशियस होते हैं गाइस कैरेक्टर में। ये स्टेटमेंट भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, बाकी एग्जामिनेशंस में भी। देखो, अगर कुकीज मैलिशियस होते ना तो अभी तुम इंटरनेट पे जाके कोई भी वेबसाइट खोलोगे ना, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप बाहर रखो आता है नोटिफिकेशन, क्या कि द वेबसाइट इज आस्किंग फॉर स्टोरिंग कुकीज। अगर वो मैलिशियस होता तो क्या ये ऐसे सामने से पूछते हैं कि हम कुकीज सेव करना चाहते हैं? नहीं। करेक्ट। तो 2, 3 एंड 4 करेक्ट हैं। 2, 3 एंड 4 कहीं दिख रहा है आपको? 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी बन गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फिर से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। कंप्यूटर साइंस, अब तो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट के बीच की जो बात होती है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए, वहां पर भी एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, एआई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही एग्जामिनेशन में। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन इंटरनेट पार्लेंस, इंटरनेट टर्म्स में, कंप्यूटर के टर्म्स में, ब्रेड क्रम्स। वैसे ब्रेड क्रम्ब का मतलब क्या होता है? कुकी का मतलब तो छोटे छोटे बिस्किट, ब्रेड क्रम्ब का मतलब ब्रेड का टुकड़ा। ब्रेड का टुकड़ा देखो क्या यूज किया जाएगा, जैसे चूहा होता है, चूहे को पकड़ने के लिए चूहा का जो चूहादानी है, चूहादानी हमने बनाया, ये रहा चूहादानी, ये रहा चूहादानी, यहाँ पे यहाँ से ब्रेड क्रम्ब डाल दिया गया, ब्रेड क्रम्ब डाल दिया गया, ब्रेड क्रम्ब डाल दिया गया।
कुछ लोग यहाँ पर भी ब्रेड लगा देते हैं या थोड़े और दूर से ब्रेड लगा दिया तुमने। अब चूहा आया, चूहा आया, क्या बढ़िया चूहा है छोड़ो, ड्राइंग पे नहीं जाते हैं। अब ये चूहा आकर इस ब्रेड क्रम को खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, और लालच से यहां तक पहुंच गया, फंस गया वो चूहेदानी में। तो ब्रेड क्रम कहीं ना कहीं आपके ट्रेल के लिए होता है। ब्रेड क्रम यूज किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस में भी ब्रेड क्रम यूज किया जाता है, पुलिस की जो स्टडी होती है, रिसर्च होता है उसमें भी, कि कोई पर्सन अपने ट्रेल्स छोड़ रहा है क्या। ब्रेड क्रम से मालूम पड़ेगा कि वो चीज कहां जाकर खत्म होती है। जैसे ये यहां से मालूम पड़ा है कि ये यहां जाकर खत्म हो रहे हैं। या चूहे ने क्या किया, यहां पर अब हम चूहादानी नहीं, यहां पर हम क्या समझते हैं कि यहां पर एक आटे की बोरी है, चूहे ने यहां से आटे की बोरी में कुतर लिया, थोड़ा सा खा गया इसे, और उसके बाद अब आटा लेकर वो अपने कहां जा रहा है, अपने डेन में जा रहा है, अपने बिल में जा रहा है। तो ये आटा जो यहां पर गिरा रहेगा ना, वो उसका ट्रेल छोड़ेगा कि यहां पर चूहा है, उसको वहां पकड़ के मार सकते हैं। ये सब नॉर्मल बात है। ब्रेड क्रम एक सिंपल सा टर्म है जो डे टू डे लाइफ में अलग अलग चीजों में यूज होता है। अब उसी को कंप्यूटर में यूज करते हैं। कैसे? इन इंटरनेट टर्म्स ब्रेड क्रम्स मीन सच वेबसाइट विच हैव नॉट बीन अपडेटेड। अरे भाई, इसमें अपडेशन की बात कहां से आ गई? ऐसा थोड़ी है कि ब्रेड क्रम मतलब पुराना ब्रेड, वैसा तो नहीं है ना। तो फिर अपडेटेड वेबसाइट की बात कहां से आई? नॉट अपडेटेड वेबसाइट की बात नहीं आई। इन इंटरनेट टर्म्स ब्रेड क्रम्स मीन सच वेबसाइट विच हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर लास्ट 3 years। 3 दिन पुराना ब्रेड होगा, ऐसा कहीं पर बोला गया है क्या? नहीं। इन इंटरनेट टर्म्स ब्रेड क्रम्स आर ए नेविगेशनल एड दैट स्टेट्स द करंट लोकेशन ऑफ ए यूजर इन अ वेबसाइट। ये सही हो सकता है कि ये जो चूहा है वो यहाँ आटे की बोरी से इधर आटा लेकर अपने बिल में आ रहा था, तो अगर यहाँ तक चूहे के निशान दिख रहे हैं, आटा का निशान दिख रहा है, ब्रेड का निशान दिख रहा है, तो वो करंट स्टेट को बता रहा है। सही, यही कॉमन सेंस लगाना है कि इंटरनेट टर्म्स में ब्रेड क्रम्स नेविगेशनल एड को बोलते हैं, जो बताते हैं कि यूजर का करंट लोकेशन क्या है वेबसाइट में, वो वेबसाइट में अभी कहां पर है। अब उसके इस एक्टिविटी को ना वहां ट्रैक किया जा रहा है, या उस एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करके अब वेबसाइट जो डेवलपर है या मेंटेनेंस की टीम है, वो देखती है कि यूजर वेबसाइट में कहां तक जाता है, वहां जाकर क्या एक्टिविटी करता है, फिर वहां से डायरेक्ट वापस आ गया या किसी दूसरे सेगमेंट में गया, किसी दूसरे सेगमेंट के लिए सर्च किया। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड इज करेक्ट। इन इंटरनेट पार्लेंस देयर इज नो टर्म कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। ये तो पूरी तरह से गलत है। आंसर क्या हो गया? ओनली 3। तो ऐसे करके जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस या साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस आएंगे जो हमें दिमाग में रखना है, बनाना है, राइट? दीज वर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस फॉर टुडे। सो इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस करो, सीखो, राइट? कीप स्टडिंग। अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। महादेव तुम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबके सपने पूरे हों, राइट? स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।